अपना हाथ ऐसे करूँगा, ठीक है, तो कोई भी बच्चा करता है अपना हाथ ऐसे करेगा। तुम्हें क्या करना है, सामने से मेरे हाथ को पकड़ के ऐसे खींच के बाहर की तरफ करना है, ठीक है। जो ताकतवर इंसान हो भाई, कोशिश करना चाहता हो। अब मैं बिल्कुल जान नहीं लगाऊंगा ज़्यादा, आपको फेस से पता लग जाएगा कौन जान लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है, ठीक है ना। अब रीज़न देखेंगे उसके पीछे क्या है क्या नहीं। आजा भाई, चल, झटके नहीं लेने, पहले पकड़ना कैसे वो देख ले। पकड़ ले पहले हाथ को, हाँ पहले पकड़ ले, सही से पकड़ ले, बढ़िया से जब पकड़ बना ले अपनी अच्छी तरीके से। थोड़ा और पीछे की तरफ ले हाथ, थोड़ा और पीछे की तरफ, हाँ हाँ वो पीछे, हाँ ठीक है। अब तेरे को हाथ ऐसे ऐसे खींचना है, ऊपर नहीं करना, ठीक है ना। चल लगा जान। क्या कर रहा है, जगह ना मैं कुछ भी नहीं लगा रहा यार, लगा ये टेढ़ा बेड़ा क्या कर रहा है लगा। खींच क्यों रहा है, चीटिंग क्यों कर रहा है भाई। खींचना नहीं है, ऐसे ऐसे दूर करना है, ऐसे कर कहाँ पे गया भाई असली में होता क्या मैं समझाता हूँ। इसमें कोई ताकत वाली बात नहीं है। हमारे हाथ कुछ इस तरीके से डेवलप हुए हैं, यानी मेरे हाथ में मसल कुछ इस तरीके से हैं कि ये चीज़ों को उठाने के लिए बने हैं, ऐसे उठाने के लिए बने, ठीक। और हम ऐसे बहुत वजन उठा सकते हैं। पूरी जान जो होती है हमारे पूरे मसल्स की वो ऐसे लगती है। अब ये कर क्या रहा है, ऐसे कर रहा है, साइड से ऐसे खींच रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे वो हाथ के सारे मसल्स यूज़ नहीं हो पाते अच्छी तरीके से। अगर सोचो, अगर मैं ऐसे खींच रहा हूँ तो ये बाइसेप्स के जो मेन मसल्स हैं हमारे वो काम ही नहीं आ रहे। ये तो सिर्फ कंधे के छोटे मोटे जो मसल्स हमारे, छोटी जो मसल्स हैं, यही सिर्फ काम आ पा रही है। इसी वजह से क्या है, और वो जो था उसने ऐसे कर रखा था, वो पूरे अपने बाइसेप्स के सारे मसल्स सारे एक तरह यूज़ कर पा रहा था। वो सारा ये कंधे के मसल्स, हाथ के मसल्स सारे अच्छी तरीके से यूज़ कर पा रहा था वो, इसलिए वो हाथ को ऐसे दबा रखा था। और ये सिर्फ और सिर्फ आधे मसल इस्तेमाल कर रहा था। तो शरीर के आधे मसल इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहे थे, और वो यूज़ नहीं हो पाएंगे तो खींच पाएगा हाथ को। इसी वजह से वो हाथ नहीं खींच पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से अपने शरीर के मसल्स यूज नहीं कर पा रहे। तो हमारे हाथ कुछ इस तरीके से डिजाइन है, वो चीज़ों को उठाने के लिए बने, इस तरीके से करने के लिए नहीं बने। इसका असर तुम जिम में देख सकते हो, इसका असर तुम जिम में देख सकते हो। जो जिम जाते हैं उनको पता होगा ये चीज़। तो हम जब डंबल उठाते हैं ना इस तरीके से, तो हम हैवी वेट उठा लेते हैं, 10 किलो 15 किलो 20 किलो ऐसे करके बहुत अच्छा वेट, 20-25 किलो 30 किलो ऐसे वेट उठा लेते हैं हम। लेकिन अगर वही चीज़ अगर मेरे को कहना है कि इस तरीके से उठाना है या साइड से ऐसे करना है, वेट ही नहीं उठेगा। अगर कोई कहे हाँ तो ऐसे करके और ऐसे साइड में वेट करना है, 20 किलो करके दिखा दो। क्योंकि रीज़न क्या है कि ऐसे करने के लिए हमारे सारे मसल्स काम नहीं आते, और इसी वजह से क्या था, हम चीज़ों को इस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि हमारे आधे मसल्स यूज ही नहीं हो पाते। इसी वजह से ये इतनी जान लगा पा रहा था, इतनी जान लगा रहा था, तब भी वो हाथ नहीं खुल रहा था। ठीक, अभी टॉपिक सेंटर ऑफ मास का है, ठीक है। देखिए भाई कौन ताकतवर है, देखिए कौन ताकतवर है। इसकी छाती पे हाथ रखना है तेरे को, देखना भाई, तेरे को नहीं रखना भाई जबरदस्ती। तो अपना हाथ तो बैलेंस बना ले अपना अच्छे तरीके से। तेरे को आगे बढ़ना है, इसको तेरे को आगे नहीं बढ़ने देना, ठीक है। तेरे को आगे बढ़ना है, तेरे को आगे नहीं बढ़ने देना, ठीक है ना। चल 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 करना, बड़े आराम से कर गया, कोई दिक्कत नहीं हुई ना, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है इसकी ताकत ज़्यादा है। अच्छा ठीक है, बैठिए, बता रही है। चल अब इसकी छाती पे हाथ लगाना है, तेरे को हाथ कहीं से इस्तेमाल नहीं करना, छाती पे हाथ लगाना है और तेरे को खड़ा होना है भाई। तेरे को खड़ा नहीं होने देना, इसको धक्का मार के रखना है, खड़ा नहीं होने देना तेरे को। चल चल खड़ा हो, लगा जान, अरे खड़ा हो ना, हो गया खड़ा, थोड़ी दिक्कत हुई ना, हो गया खड़ा, आराम से। अब बैठ, दोबारा बैठ, देखना भाई। अब तेरे को सर पे हाथ लगाना है, सर पे हाथ लगाना है, अब नहीं खड़े होने देना, ऐसे लगे सामने से, फ्रंट से, और पैर सही से बैलेंस बना। देख सबसे पहले तो पैर सही से रख, क्योंकि शरीर अगर सही रखेगा ना तो वेट का इस्तेमाल कर पाएगा तू अपने, ठीक है ना। तो पैर एक आगे रख और पीछे, अब लगा फोर्स, सही से रख, हाँ जान लगा थोड़ी सी। चल खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, देख तू जान लगा, पूरी जान लगा तू, कोई नहीं मैं देख लूंगा पीछे। चल, अरे लगाना, क्या हो गया, खड़ा क्यों नहीं हो रहा। चल एक बार और लगा, और समझना इस चीज को भाई। इस तरीके से अगर हाथ का इस्तेमाल करेगा तो मैं ऐसे उठ सकता हूं, नहीं अगर मेरे को ऐसे सीधा खड़ा होना है ना, तो सबसे पहले मेरे को अपने सेंटर ऑफ मास को पैर पे लेके आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा, कहां जाऊंगा, पीछे ही तो गिरूंगा,
पैर के फोर्स यानी पैर के मसल्स में इस्तेमाल नहीं करता। हमारी बॉडी के सबसे पावरफुल मसल हमारे थाई की मसल्स और हमारे हाथ के मसल्स ही हैं, और सबसे ज़्यादा काम भी हम इन्हीं से यूज़ लेते हैं, ठीक है ना। तो पैर के मसल्स वो तब तक यूज़ नहीं कर सकता जब तक वो अपने शरीर को आगे ना झुका ले। अगर किसी को कुर्सी से खड़ा होना है ना, तो पहले वो आगे झुकता है और फिर खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि पहले उसको अपने सेंटर ऑफ मास को कहाँ लेके आना पड़ेगा, अपने पैर में। तो पहले वो क्या, अपने ऊपर के मसल्स, अपने शरीर के ऊपर के मसल का इस्तेमाल करके पहले वो सेंटर मास को पैर पे लेके आएगा, फिर झुकेगा। छाती पे हाथ रखने पर फिर भी थोड़ा सा शरीर मतलब आगे पीछे होता है, क्योंकि वो चेस्ट के मसल इस्तेमाल करता है, अपनी बॉडी के अलग मसल यूज करता है, तो हो पाता है। लेकिन सर के ऊपर रखने से उसको गर्दन के मसल इस्तेमाल करने होते हैं, और उसको ये भी डर होता है कि भाई गर्दन की टेढ़ी ना हो जाए तो टूट भी सकती है गर्दन, तो वो पूरी तरीके से अपने शरीर के जान इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। तो ऐसे में क्या है कि कोई नॉर्मल सा बंदा भी वो पूरी तरीके से फोर्स नहीं लगा पा रहा था, जो सामने खड़ा था ना, पूरी तरीके से फोर्स नहीं लगा पा रहा था, उसको लग रहा था कि पीछे ना गिर जाए कहीं। तो अभी अगर वो फोर्स सही से लगाया था ना, तो पलट ही जाता पीछे। तो रीजन क्या था इस चीज का कि गर्दन के मसल सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकते, गर्दन के मसल सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकते। उसने पीछे ऐसे कर रखा था और वो आगे झुकने दे नहीं रहा उसको। अगर वो आगे झुक पाता है ना, तब तो वो खड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आगे नहीं झुक पाएगा तो ऐसे में क्या उठ पाएगा, और वो अपने शरीर के सबसे पावरफुल मसल इस्तेमाल कर रहा है, अपने हाथ, और ये सिर्फ गर्दन के नॉर्मल मसल यूज कर पा रहा है, इसी वजह से खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो पंजे के अंदर भी ये होता है, जब कोई पंजा लड़ाता है ना, तो जो प्रोफेशनल होते हैं वो ऐसे नहीं करते, क्योंकि ऐसे करना बहुत मुश्किल है। खींचना आसान है हमारे लिए। अगर मैं किसी से अगर मैं आर्म रेसलिंग कर रहा हूँ तो हमारे लिए खींचना आसान है, मैं चीज़ों को खींच सकता हूँ अपनी तरफ, लेकिन ऐसे करना बड़ा मुश्किल है। हमारा हाथ खुद तो मुड़ता नहीं है ऐसे, उसको कैसे मोड़ दूँ मैं नीचे लाके। तो वो असली में करते क्या, तुम ध्यान से देखना, जो सही में पावरफुल रेसलर होते हैं ना, वो ऐसे पकड़ते हैं हाथ को और ऐसे खींचते हैं अपनी तरफ, ऐसे खींचते हैं अपनी तरफ, ऐसे नहीं करते, वो ऐसे खींचते हैं अपनी तरफ। वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि चीज़ों को खींचना आसान होता है, ऐसे टेढ़ा नहीं करेंगे, ऐसे टेढ़ा करेंगे तो मसल यूज़ नहीं हो पाएंगे इसी तरीके से, इसलिए पकड़े ऐसे बनाते हैं, वो अपनी तरफ खींच रहे होते हैं हाथ, ठीक है ना। तो इसका रीजन ये होता है कि सारे मसल्स अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, बॉडी पोस्चर उस तरीके से करना पड़ता है। तो खड़ा होना तो पहले बॉडी को आगे झुकाना पड़ेगा, तब जाके हम सीधे खड़े हो पाएंगे, ठीक है भाई, क्लियर है। अच्छा, हमने एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक मिनट ध्यान सुनना। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, मान लो ये मैं इस साइड से छोड़ रहा हूँ, अभी कौन सी एनर्जी है इसके पास, पोटेंशियल, छोड़ दिया, कौन कौन सी एनर्जी हुई, पहले बीच में काइनेटिक एनर्जी थी, लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में चेंज किस में होगी, वो इसकी हाइट जो है वो 2 मीटर है, लेट कर लो कि भाई 2 मीटर 1.5 मीटर 2 मीटर मान लो अप्रोक्स, हाइट 2 मीटर है, मास मान लो इसका करीब करीब जो है वो 10 ग्राम के आसपास होगा, तो 2 0 और 1, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग मान लो इसके पास 10 जूल एनर्जी है, पूरा एक ऑन एवरेज मान लो कि इस पेन के पास टोटल कितनी एनर्जी है, मान लो 10 जूल। इस पेन के पास टोटल 10 जूल एनर्जी है। जब इसको मैंने छोड़ा तो इसकी 10 जूल एनर्जी धीरे धीरे कम होने लग गई, तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, एनर्जी जा कर रही है। हमने तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये पढ़ा था कि एनर्जी ना तो खत्म होती ना बनती, वो तो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। तो टोटल एनर्जी तो इसकी उतनी ही रहनी चाहिए ना हमेशा। तो हुआ क्या, ध्यान सुनना, सबसे पहले इसके पास कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। जब मैंने छोड़ा तो एनर्जी कौन सी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। और काइनेटिक एनर्जी जब इसके पास मान लो ये यहाँ पे था, तो धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी मान लो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 10, यहाँ पे आगे पोटेंशियल एनर्जी 9 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1। जब ये बीच में आया होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 5, काइनेटिक एनर्जी भी 5, और जब ये जमीन के टच हुआ ना, जब जाके टकराया तो काइनेटिक भी 0 हो गई और पोटेंशियल भी 0 हो गई। तो एनर्जी गई कहाँ, साउंड प्लस हीट में, साउंड प्लस हीट। जैसे ही जमीन से टकराएगी थोड़ी बहुत हीट पैदा होगी उसकी वजह से, और थोड़ा साउंड पैदा होगा, तो इसी साउंड और हीट में क्या होगी, एनर्जी चेंज होगी। तो टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होती, बस वो रूप बदलती है। क्या होती है, रूप। आपने पेट्रोल इस्तेमाल करा, वो केमिकल एनर्जी थी, कौन सी एनर्जी थी, केमिकल। उसके पास मान लो 10,000 जूल एनर्जी थी, कितनी थी, 10,000। तो गाड़ी चली आपकी, गाड़ी रास्ते पर चली आपकी, तो 10,000 जूल गई क्या, तो सारी एनर्जी कहाँ चलेगी, एनवायरनमेंट में, एयर में चलेगी, हीट की फॉर्म में चलेगी एनर्जी सारी की सारी, कुछ साउंड फॉर्म में चलेगी, क्योंकि गाड़ी आवाज़ भी तो करती है ना आपकी। तो सारी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, हमारे एनवायरनमेंट में ट्रैवल कर जाएगी। तो कहने का मतलब पूरे अर्थ की टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होती, वो कंजर्व्ड, बस रूप बदलती रहती है। तो मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, छोड़ रहा हूँ, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी आ रही है, लास्ट में साउंड और हीट। तो कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती। क्लियर है भाई, आगे समझ में। अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारे पास सिंपल। मैं आपसे कहूं कि एक ऑब्जेक्ट है, इधर देखना, मैं आपसे कहूं कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास जो है मान लो 5 kg है, कितना है, ध्यान देखना, इसका मास कितना है, 5 kg। आपसे पूछूं इसके बीच में आने के बाद, जब ये मिड पे आएगा, कहां पे आएगा, जब ये मिड पे आएगा तो टोटल एनर्जी कितनी होगी इसकी।
तो इस क्वेश्चन को ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन को मैं चाहूं तो जो ग्रेविटेशन में कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हमने क्वेश्चन करे, मैं उस तरीके से भी कर सकता हूं, इजीली आंसर निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वही इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी सब निकाल के मैं आराम से निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इस चैप्टर में इसको करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज। मैंने जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टार्ट करी थी तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारे स्टीफन हॉकिंग जो है वो चाहते थे, सुना होगा आपने नाम साइंटिस्ट का स्टीफन हॉकिंग, तो वो चाहते थे कि एक ऐसी इक्वेशन को बनाया जाए जो पूरी दुनिया की सारी इक्वेशन को, सारी दुनिया के जो लॉज हैं, जो फिजिक्स के नियम है, सबको अकेले ही डिफाइन कर दे। एक ही फॉर्मूला हो, एक ही नियम हो, उससे सब कुछ डिफाइन हो जाए, सब अकेला ही डिफाइन कर दे, कुछ अलग अलग फॉर्मूले आप पढ़ने की जरूरत हमें ना हो, एक ही फॉर्मूले से हमें सब कुछ पा जाए। तो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का नाम देना चाहिए, मतलब चाहते थे वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, दुनिया की हर चीज़ की थ्योरी एक में आ जाए सारा का सारा, वो चाहते थे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, वो इक्वेशन ड्राइव नहीं कर पाया, उनकी डेथ पहले ही हो गई, तो शायद होती तो क्या पता कर भी देते, लेकिन वो ड्राइव नहीं कर पाए उस इक्वेशन को। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कुछ उसी रास्ते पर है। आप विश्वास करो, मैकेनिक्स के बहुत सारे, मतलब अधिकतर जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है ना, वो अकेले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हो सकते हैं। लॉ ऑफ एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से आप मैकेनिक्स के किसी भी क्वेश्चन को, ग्रेविटी में तुमने जितने भी क्वेश्चन करे, नीचे से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर से छोड़ रहे हैं नीचे, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े करे हैं तुमने, उस सारे क्वेश्चन को तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि किस फॉर्म से किस फॉर्म में एनर्जी चेंज हो रही है, किस रूप से किस रूप में बदल रही है। ये अकेला अभी तक का ये इकलौता ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारी चीज़ों को अकेले डिफाइन कर देता है, बस आपको लगाना सही आना चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके आगे चल के जो हमारे फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्टकट में सोल्व हो जाते हैं, बहुत शॉर्टकट में सोल्व हो जाते हैं, तो वो आगे चल के सीखोगे तुम। अभी तो इतना डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन हम जरूर करेंगे। जो ग्रेविटी में हमने क्वेश्चन पढ़े थे, वहाँ पे वेलोसिटी निकाल देते ना भाई, ऊपर से नीचे छोड़ा तो हाफ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वगैरह वगैरह कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना हमने, उनको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन से ऑफ एनर्जी से भी निकालने की कोशिश करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन से कैसे निकालते थे, तो इसी क्वेश्चन को इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। देखो इसका मास कितना बोला मैंने आपको, इसकी हाइट मान लो 20 मीटर है। कितने मीटर है, 20 मीटर की हाइट पर है। कितने मीटर की हाइट पे है, 20 मीटर की हाइट पे। क्वेश्चन सुनना क्या बोल रहा है, आपसे कह रहा है कि जब ये हाफ पे पहुंचेगा, यानी कितने मीटर पहुंचेगा, 10 मीटर पे, 10 मीटर की हाइट पे पहुंचेगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब ध्यान सुनना, मैंने बोला कि हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में इसके पास टोटल एनर्जी कितनी थी, स्टार्टिंग में टोटल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ एट स्टार्टिंग में सिर्फ कौन सी एनर्जी थी इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, g की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 अप्रॉक्स, और हाइट कितनी है हमारे पास 20। कितनी है 20। टोटल कितना आ गया ये 1000 ही आएगा ना भाई, तो 1000 जूल। टोटल एनर्जी कितनी आ गई 1000 जूल। अब बात करते हैं एट मिड पॉइंट बात, ध्यान सुनना, मिड पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगी वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आधे पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो आधी हो जाएगी भाई। अगर स्टार्टिंग में एनर्जी इसके पास 1000 जूल थी, आधे पे आके कितनी हो जाएगी 500। अगर स्टार्टिंग में 1000 जूल थी तो आधे पे आके क्या हो जाएगी 500। तो यानी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। आधे पे अगर ये आया, ये कितना जूल था हमारे पास 1000, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना बचा होगा सिर्फ 500। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 500, टोटल कितनी थी 1000, टोटल कितनी थी, तो टोटल अगर 1000 थी, 500 अगर पोटेंशियल एनर्जी बची, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 500। टोटल एनर्जी कितनी होगी 500 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 500 जूल आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² इज इक्वल टू 500। हाफ mv² इज इक्वल टू 500। तो mv² इज इक्वल टू 500 दुना कितना हो जाएगा हमारे पास 1000। m की वैल्यू पता थी हमें, m की वैल्यू कितनी थी हमारे पास बताओ, m की वैल्यू कितनी थी 5। 5 इंटू v² इज इक्वल टू कितना जाएगा 1000। तो v² इज इक्वल टू कितना जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 5 कितना जाएगा, v² इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, तो v की वैल्यू √200, v की वैल्यू कितनी जाएगी 10√2 मीटर पर, √2 की वैल्यू 1.414 कुछ होती है। तो v इज इक्वल टू 10 इंटू में 1.414, तो v की वैल्यू 14.14 मीटर पर सेकंड। परफेक्ट आंसर। तो मैंने
अभी जो कॉन्सेप्ट लगाया उसमें मैंने कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल नहीं करा। ग्रेविटेशन चैप्टर में जब हमने पढ़ा था वहाँ पे हम v इक्वल टू यू प्लस एटी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लगा के कर देते थे क्वेश्चन को, आ जाता था हमारा, वो मैकेनिक्स लगा के कर रहे थे हम, ठीक है, लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा के कर रहे थे। लेकिन यहाँ हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होती। स्टार्टिंग में भी 1000 थी, बाद में भी कितनी होगी 1000, बस रूप बदल लेगी। पहले पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी था 1000, बीच में आने के बाद क्या हुआ 500 पोटेंशियल एनर्जी और 500 क्या हो गया काइनेटिक, लेकिन रहा तो टोटल फिर भी कितना 1000, टोटल तो फिर भी कितना रहा 1000, तो टोटल वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। क्लियर है, क्लियर सबको भाई, पक्का? ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।